जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जी। आज जो हम लोगों की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है जी 1.2, जो कि बहुत आसान है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को ना अभी भी इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते। मसला ये होता है कि वो ज़्यादातर एक्चुअली क्वेश्चंस को जो है ना रट्टा लगाते हैं और क्वेश्चन की बेस को जो है ना बुनियाद को नहीं समझते। तो आज हम बिल्कुल थोड़े से चंद मिनटों के अंदर इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। इसको करने से पहले ना सबसे पहले मैं आपको थोड़े से ना कॉन्सेप्ट दे देता हूँ ताकि आपको को ना समझ आ जाए। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कालब के बारे में कि कालब किसे कहते हैं। तो ज़ाहिर है मैंने आपको आगे भी कहा था कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा कालब कहते हैं कि सबसे पहले हम दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे मैंने लगा दी, उसके अंदर मैथ के लफ्ज़ लिखते हैं, यानी रियल नंबर लिखते हैं 2 1 3 4। और वो किस शक्ल में लिखते हैं? रो की शक्ल में और कॉलम की शक्ल में। एक रो ये है और एक रो ये है, यानी एक कतार ये है, एक कतार ये है, और एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो इस पूरी चीज़ को हम लोग कहते हैं कॉलब। ठीक है। या फिर इंग्लिश में मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, इंग्लिश में इसको कहते हैं जी मैट्रिक्स। ठीक है, या कॉलब कहेंगे या फिर मैट्रिक्स कहेंगे। अभी इनकी कई टाइप्स हैं, तो आज हम इंशाल्लाह ताला 1.2 के अंदर ना इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो कॉलब है ना वो किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले, ठीक है जी, अगर हम बात करें तो वो है वहदानी, ठीक है, कॉलब। ठीक है जी। अब वहदानी कॉलब के अंदर क्या होता है कि सिंपल देखिए, उसका नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वहदानी कॉलब क्या है। इसको इंग्लिश के अंदर हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। इसको वैसे कहते हैं वहदानी कॉलब और इंग्लिश में इसे कहते हैं आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। इसमें होता क्या है कि ये एक ऐसा कॉलब होता है कि जिसकी ये एंट्रीज, इसको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। उर्दू में इसको वितरी अरकान कहते हैं। यहाँ जो इस जगह पे और इस जगह पे जो लफ्ज़ लिखे जाए ना वो वन हो। आइडेंटिटी का मतलब ही वन है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखे जाएं वो वन वन हो, और यहाँ पे और यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखे जाएं वो ज़ीरो ज़ीरो हो। जहाँ पे भी आपको ये इस तरह का कोई मैट्रिक्स नज़र आ जाए जहाँ पे यहाँ आमने सामने, जिसको वहदानी यानी कि जिसको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, ये जो एंट्रीज होती है ना इन्हें कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज हमेशा वन वन होनी चाहिए। तो ऐसे कॉलब को हम लोग कहते हैं वहदानी कॉलब, या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि यहाँ पे इसकी डायगोनल एंट्रीज, जिसको उर्दू में वितरी अरकान कहते हैं, ये अरकान है, ये भी अरकान है, ये भी, ये भी, ये जो होते हैं ना इस तरफ वाले, इन्हें वितरी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। ये वन वन होनी चाहिए हमेशा, और ये ज़ीरो ज़ीरो। तो इसको कहेंगे जी वहदानी कॉलम। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो आ जाता है जी कतारी कॉलम। ठीक है जी। अब कतारी कॉलम में क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जी रो मैट्रिक्स। ठीक है। अब रो के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, इस एक ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। देखें फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉलम बनाया 1 2 3, तो देखा जाए तो सिर्फ इसमें एक ही कतार है। ठीक है, तो ऐसे कॉलम को मैं कहूँगा कतारी कॉलम, या फिर इंग्लिश में इसको रो कॉलम कहूँगा। अब कहीं पे भी आपको नज़र आ जाए सिर्फ एक ही कतार, तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम होगा जी रो मैट्रिक्स या फिर कतारी कॉलम। उसके बाद आ गया जी कालमी कॉलम। अब जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर हो गया, कालमी कॉलम, या फिर इसे कहेंगे जी कॉलम मैट्रिक्स इंग्लिश के अंदर। अब कॉलम मैट्रिक्स में होगा क्या कि सिर्फ एक ही कॉलम होगा, 1 2 3। अब कतारें चाहे 100, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉलम हमारा एक ही है। तो कहीं पे भी अगर आपको एक कॉलम नज़र आए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कालमी कॉलम, या फिर इंग्लिश में उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और मैट्रिक्स आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं जी सिफरी कॉलम। उसके नाम से भी देखें जाहिर हो गया। या फिर सिफरी को हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, या फिर इसका तीसरा नाम है नल मैट्रिक्स। नल भी कह सकते हैं, ज़ीरो भी कह सकते हैं, और सिफरी कॉलम भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे अरकान सिफर होते हैं, सब कुछ सिफर है। इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, और लाइक दिस, इस तरह से भी हो सकता है। तो ऐसा कॉलम आपको कहीं पे भी नज़र आए तो ऐसे कॉलम को हम लोग सिंपली सिफरी कॉलम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, उसकी बेसिक्स बता दी हैं। अभी हम जब बुक पे जाएंगे तो आपको वो पहले ही सारे क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि मैंने बेसिक्स आपको अच्छे से समझा दी है, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। अब अच्छा, यहाँ पे अब एक अगला कॉलम है, उसका नाम है जी मरबी कॉलम। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स।
अब स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है? बराबर। आमतौर पे स्क्वायर का मतलब वैसे तो दो होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है बराबर, कि जिसमें रो और कॉलमों की तादाद बराबर हो, जितनी कतारें हो उतने ही कॉलम हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं जी मरबी कॉलम। सिंपल फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल फ़र्ज़ की कि एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1। अब अगर इसमें देखा जाए कतारें कितनी हैं, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2, क्योंकि रो कतारें और कॉलम बराबर हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक मरबी कॉलम है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल फ़र्ज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3, अब 3 क्या है, कतारें, और कॉलम 1 2 3, 3 ही कॉलम है। अब क्यों, इसका मतलब है देखें 3 ही कतारें हैं और 3 ही कॉलम है, यानी रो और कॉलम दोनों बराबर हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, मरबी कॉलम, या फिर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग कह जाएंगे मुस्ततीली कॉलम। मुस्ततीली कॉलम, ठीक हो गया। इंग्लिश में इसे कहेंगे जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसका उल्ट है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है इसका उल्ट है ये। इसमें क्या होगा कि रो और कॉलम इन दोनों की तादाद आपस में बराबर नहीं होगी। इस लाइन का मतलब है कि नहीं बराबर होगी। ये जो मैंने ये निशान बीच में लगा दी है ना, बराबर के बाद ये लाइन काट दी है, इसका मतलब है ये दोनों बराबर नहीं है। कोई भी ऐसा कॉलम आपको नज़र आए जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, तो उसे कहेंगे मुस्ततीली कॉलम, या फिर उसका दूसरा नाम होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ फ़र्ज़ कर लेता हूँ, मैंने एक मैट्रिक्स फ़र्ज़ किया 1 2 3। तो अगर यहाँ पे गौर करें, कतारें कितनी हैं, 1 2 3, कतारें हैं 3 और कॉलम 1 है। अब क्योंकि कतारें और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये कौन सा होगा, मुस्ततीली कॉलम। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल फ़र्ज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने फ़र्ज़ किया 1 2, ठीक है जी, 3 1 1। अब फिर इसी तरह देखें, कतारें 1 2 3, 3 कतारें, 1 2, 2 कॉलम है। अब क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक मुस्ततीली कॉलम है। ठीक हो गया। उसके बाद बाकी हम लोगों ने कालमी कॉलम पढ़ लिया, वहतानी पढ़ लिया, सिफरी भी हो गया। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और आता है और उसका नाम है जी स्केलर कॉलम। ठीक हो गया। वहतानी भी हम लोगों ने पढ़ लिया, सिफरी भी पढ़ लिया, और आपकी बुक से मैं देख रहा हूँ तकरीबन हम लोगों ने सारे ही पढ़ लिए। सिर्फ हम लोगों का एक ही रह गया, ठीक है, बल्कि दो रह गए, स्केलर भी रह गया और वितरी भी रह गया। सबसे पहले जो स्केलर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्केलर कॉलम, स्केलर कॉलम को इंग्लिश में भी स्केलर और उर्दू में भी स्केलर कॉलम कहते हैं। अच्छा, इसकी निशानी ये है कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ है ना, वो हमेशा सेम होगी और बाकी सब कुछ ज़ीरो होगा। ये डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं, ये वाली। अगर 3 मैट्रिक्स हो तब भी डायगोनल एंट्रीज़ ये वाली होती हैं, ठीक है। और अगर 2 मैट्रिक्स हो, यानी 2 बाई 2 वाला हो, तब भी ये वाली और ये वाली ये सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 5 5, ठीक है। बाकी जो है ना सब कुछ वो कह रहा है आप ज़ीरो कर दें, यानी ये लाइन आपकी सेम होनी चाहिए, जिसको हम लोग डायगोनल एंट्रीज़ कहते हैं। ये भी एंट्री है, एंट्री है, तो वो कह रहा है डायगोनल एंट्री सबकी सेम होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ, यानी 1 के अलावा दुनिया का कोई भी लफ्ज़ यहाँ आ जाना चाहिए, तो वो फिर ये वाला कॉलम जो होगा ना, वो स्केलर कॉलम कहलाएगा। अगर तो यहाँ 1 1 आ जाता, तो वो आपको पता है फिर आइडेंटिटी बन जाता है, यानी वहदानी बन जाता है। 1 का मतलब ही वहदानी है। 1 के अलावा दुनिया का कोई भी लफ्ज़ जो यहाँ इस जगह पे, इधर नहीं, इस जगह पे, आमने सामने इस जगह पे, ठीक है, अगर सेम आ जाए, तो ऐसे कॉलम को हम लोग कहते हैं स्केलर कॉलम, और बाकी सारा कुछ ज़ीरो होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। कुछ भी हो सकता है, लाइक जैसा कि यहाँ मैंने लिखा जी 3 3 लिख के और यहाँ 0 0 लिख दिया, तो लिहाजा ये भी कौन सा कॉलम हो जाएगा, स्केलर कॉलम हो जाएगा जी। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग एक आखिरी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी तकरीबन 70% एक्सरसाइज जो है ना कंप्लीट हो जाएगी, और एक आखिरी रह गया जिसको हम लोग कहते हैं जी वितरी कॉलम। ठीक है। अब वितरी कॉलम को इंग्लिश के अंदर हम लोग कहते हैं जी डायगोनल, ठीक है जी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका नाम ही देखें डायगोनल है, तो मैंने आपको आगे भी कहा था कि डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो ये वाली होती हैं, ये वाली,
ठीक है, ये इस तरफ वाली, इन्हें कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। तो ये एक ऐसा कॉलम है, वो ये कहता है कि इसके अंदर कम से कम डायगोनल एंट्रीज के अंदर कोई कम से कम एक लफ्ज़ ऐसा हो जो सिफर ना हो, बाकी चाहे सारा कुछ सिफर हो जाए। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा जी 0 0 0 और यहाँ मैंने 3 लिख दिया। अब देखें, अगर हम ये बात करें, ये डायगोनल एंट्रीज थी, तो डायगोनल एंट्रीज में ठीक है वो ये कह रहा है कि कम से कम एक लफ्ज़ ऐसा ज़रूर हो जो गैर सिफर हो, जो सिफर ना हो। देखिए ना, अब यहाँ पे ये 3 है, ये सिफर नहीं है, बाकी ये सिफर है, ये सिफर है, ये तो ओबियसली सिफर ही होने हैं ना, ये तो कंफर्म है, ये सिफर ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे वो बात कर रहा है कि यहाँ पे इस जगह पे कम से कम एक हिस्सा ऐसा हो जो सिफर ना हो। जैसा यहाँ 3 था, सिफर नहीं है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके अलावा मैं और भी एग्जांपल यहाँ अपने पास से फर्ज कर लेता हूँ। मैंने लिखा जी 1, ठीक है, इसके अलावा मैंने सिफर 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 सिफर। अब यहाँ ये डायगोनल एंट्रीज है, ये इन्हें कहेंगे ये डायगोनल एंट्रीज है। तो अगर आप डायगोनल एंट्रीज को देखें तो यहाँ पे चाहे सारे सिफर हैं, लेकिन कम से कम एक लफ्ज़ ऐसा है जो सिफर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ और भी फर्ज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा जी 3 लिखा, 4 लिखा, 0 0 0 0 0 0 लें जी। अब यहाँ फिर अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या थी जी, डायगोनल एंट्रीज। अब डायगोनल एंट्रीज में उसकी शर्त ये थी कि कम से कम एक लफ्ज़ ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो, लेकिन यहाँ पे 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जो ज़ीरो नहीं है, तब भी ठीक है, क्योंकि उसकी शर्त ये नहीं है कि 2, उसकी शर्त ये है कि एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, बाकी चाहे सारे ज़ीरो हो जाएं, 2 ज़ीरो ना हो तब भी ठीक है, लेकिन एक लफ्ज़ ऐसा होना चाहिए कि वो ज़ीरो ना हो, बाकी इसके अलावा सब कुछ सिफर हो जाना चाहिए, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिए। तो अब हम अपनी बुक की तरफ देखते हैं, ठीक है, और वहाँ पे चलते हैं। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। 1.2 है, सबसे पहले देखें, उसने पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो आपसे पूछ रहा है कि ऊपर वाले जो नाम दिए हो इनमें से ये कौन सा है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बड़े ईजिली कर सकते हैं। देखिए, अब सारी एंट्री ज़ीरो हैं, तो आपको पता है सिफरी कॉलम है या फिर नल मैट्रिक्स है, पीछे पड़ा है। अब इसमें देखें एक ही कतार है, तो ये कतारी कॉलम है या फिर इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें देखें एक ही कॉलम है, तो इसे कॉलमी मैट्रिक्स कहेंगे या फिर कॉलमी कॉलम कहेंगे। अब इसमें देखें यहाँ 1 1 है, ये 0 0, तो आपको आगे भी बताया था कि अगर 1 1 आ जाए तो ये आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है, या फिर इसको उर्दू में वाहदानी कहेंगे। ये 0 है, ओबियसली ये नल है। इसमें एक ही कॉलम है, तो ये कॉलमी मैट्रिक्स है या फिर इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहेंगे। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे 1 2 2 कतारें हैं, 3 कॉलम है, तो लिहाजा क्योंकि कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, तो हम लोगों ने पढ़ा था अगर कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो ये एक मुस्ततीली कॉलम होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद ये सिर्फ एक ही कॉलम है, लिहाजा ये कॉलमी मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद यहाँ अगर बात करें 2 कतारें हैं, 2 ही कॉलम है, कतारें और कॉलम आपस में बराबर हैं, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक मरबी कॉलम है या फिर इसको स्केयर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह ये 1 1 आमने सामने वाला हिस्सा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पता होगा 1 1 है तो ये आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है या फिर इसको वाहदानी कॉलम कहेंगे। यहाँ पे 1 2 3 3 कतारें, 1 2 2 कॉलम है। अब देखें, कतारों और कॉलमों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या फिर इसको मुस्ततीली कॉलम कहेंगे। अब यहाँ देखें सिर्फ एक ही कतार है, तो इसको हम लोग कतारी कॉलम कहेंगे या रो मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ फिर एक ही कॉलम है, कॉलमी मैट्रिक्स। यहाँ देखें 1 2 3 3 कतारें हैं और 3 ही कॉलम है, बराबर है दोनों की तादाद, तो लिहाजा वी कैन से डैट कि ये एक स्केयर मैट्रिक्स है। अब यहाँ अगर आप देखें सारे हिस्से जितनी भी एंट्रीज़ हैं सब कुछ सिफर है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये भी एक नल मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको आगे भी कहा था 4 और 4 है, यानी 1 के अलावा कोई भी लफ्ज़ अगर आ जाए इस जगह पे, तो ये आपको पता है ये एक स्केलर कॉलम, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये स्केलर कॉलम हो जाएगा। अगर 1 के अलावा अगर कोई भी चीज़ सेम हो जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी लफ्ज़ आ जाए, तो वो एक स्केलर कॉलम होता है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपको जैसा कि पता चल रहा होगा कि ये एक वितरी कॉलम है। कैसे? क्योंकि ये दोनों ज़ीरो हैं और ये दोनों ज़ीरो नहीं है, तो उसकी शर्त ये थी कि कम से कम एक लफ्ज़ ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो,
दो भी ऐसे हो सकते हैं जो ज़ीरो ना हो, लेकिन कम अज़ कम उसकी शर्त थी कि एक ऐसा लफ्ज़ ज़रूर होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। तो यहाँ देखें ये दोनों अभी ज़ीरो नहीं है, तो लिहाजा ये भी क्या हो जाएगा, वितरी कॉलम हो जाएगा या फिर डायगोनल, या ठीक है, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब यहाँ दोबारा फिर 1 1 है, तो लिहाजा ये भी आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स है या वहदानी कॉलम है। अब यहाँ अगर आप बात करें ये वाला डी वाला है, तो ये फिर इसी तरह ही है, वितरी कॉलम है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ये देखें ना, ये उसकी शर्त ये थी कि इस जगह पे कम से कम एक लफ्ज़ ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो। दो लफ्ज़ भी ऐसे हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पे देखें ये 3 जो है ज़ीरो नहीं है, बाकी चाहे सारे ज़ीरो हैं, तो लिहाजा ये भी किसकी एग्जांपल हो जाएगी, वितरी कॉलम की, ठीक है, या फिर उसको डायगोनल मैट्रिक्स की। अब ये जो है ये हल होने वाला है, ठीक है, तो इसको हम हल कर लेंगे। 5 में से अगर हम 3 लेस कर देते हैं तो 2 रह जाता है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, 1 और 1 ये भी कितना हो जाएगा 2। तो सिंपली ये देखें, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये 5 माइनस 3 कितना होगा जी 2, ये 1 और 1 कितना हो गया 2, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। तो ये देखें ये एक मैट्रिक्स बन गया। तो हम बड़े सिंपली तरीके से हम कह सकते हैं कि यार ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये वाली साइड है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स दोनों सेम है। फिर हम ये देखेंगे क्या 1 1 तो नहीं है, नहीं 1 1 नहीं है। अगर 1 1 होता तो आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब क्योंकि ये 1 1 नहीं है, वहदानी नहीं बन सकता, तो फिर कौन सा बनेगा, सिंपल सी बात है, फिर ये स्केलर कॉलम बनेगा, क्योंकि 1 1 के अलावा जितने भी मैट्रिक्स आ जाएंगे वो स्केलर है। तो यहाँ पे हम लोगों के क्वेश्चन 3 जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, इसका मैं आपको बड़े अभी जो है ना कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, तो बड़े आराम सुकून से जो है ना आपकी ये अभी एक्सरसाइज जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। देखें क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, उसमें सिर्फ उसने ये कहा हुआ है कि आपने मनफी कॉलम फाइंड करना है। अब मनफी कॉलम क्या होता है, बहुत आसान है मनफी कॉलम। और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उसने ट्रांसपोज के बारे में कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, उसने ये कहा हुआ है कि मनफी कॉलम फाइंड करना है, ठीक है जी, या फिर इसको इंग्लिश में कहेंगे नेगेटिव, ठीक है जी, नेगेटिव मैट्रिक्स इसको कहेंगे इंग्लिश के अंदर। करना क्या होता है इसमें, बस आपने जो भी एंट्रीज दी हैं उनकी अलामतें चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स था, ठीक है, मैंने लिखा 1 -2 3 4। अब मुझे वो कह रहा है इसका आपने नेगेटिव फाइंड करना है या मनफी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ए है, इसके पीछे माइनस लगाएंगे, ठीक है, और ये जितने भी अंदर लफ्ज़ लिखे हैं इनकी भी अलामतें चेंज कर देंगे। ए की भी चेंज की है, ये +1 था ये -1 हो जाएगा, ये माइनस था ये +2 हो जाएगा, ये +3 था ये -3 हो जाएगा, ये +4 था ये -4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आसान है। इसी तरह मैं कोई और फ़र्ज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल -1 7 9 0, ठीक है, वो कहता है जी इसका आपने नफ़ी फाइंड करना है या नेगेटिव फाइंड करना है। बहुत आसान है, -c लिखें, अंदर अलामतें चेंज कर दें, -1 है +1 कर दें, -7 कर दें, -9 कर दें, 0 है -0 कर दें, लें जी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 4 अब आप इजीली कर सकते हैं, मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो दे दिया। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने आपसे ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए बोला हुआ कि ट्रांसपोज जो है ना वो आपने किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है जी। तो ट्रांसपोज जो है वो बहुत आसान है फाइंड करना, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले एक आपने चीज़ याद रखनी है कि रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। कहीं पे भी अगर आप रो देखते हैं ना, रो देखते हैं, तो आपने उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, या फिर आपने जो कॉलम आपको दिए हुए हैं आपने उसको रो में कन्वर्ट कर देना है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को आप रो में कन्वर्ट कर दें। बहुत आसान है, मैं अभी आपको एग्जांपल की मदद से करवाता हूँ तो आपको ये ट्रांसपोर्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट मेथड जो है ना बता देता हूँ ट्रांसपोर्ट का। सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, मुझे वो कह रहा है कि इसका आप ट्रांसपोज लेके दिखाएं। तो बड़ा सिंपल है ट्रांसपोज लेने का तरीका, सबसे पहले इसके ऊपर आप टी लगाएं, ठीक है, ये ए है ना, इसके ऊपर आप ये छोटा टी लिखें, इसका मतलब होगा कि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब आपने करना क्या है, डायरेक्ट ट्रांसपोज आपने ले लेना है, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं लेना तो फिर दूसरा तरीका ये है कि 1 2 3 4, ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इस तरफ भी टी लगा देना है और इस तरफ भी टी लगा देना है। पहला काम, ये पहला स्टेप है ट्रांसपोज लेने का तरीका। जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो इस तरफ भी टी और इस तरफ भी टी। फिर अगले स्टेप में आपने इसके ऊपर तो टी रहने देना है,
यहाँ क्या करना है, यहाँ आपने ट्रांसपोज ले लेना है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये रो है 1 और 3, इसको कॉलम की शक्ल में लिखना है। रो की शक्ल में लिखा हो ना ऐसे, आपने ऐसे लिख देना है 1 और 3, यानी पहले ऐसे लिखा था, अब ऐसे लिख देना है। इसी तरह ये 2 और 4 ये इस तरह लिखा हुआ था, अब 2 और 4 आपने कॉलम की शक्ल में लिख देना है। पहले कतार की शक्ल में लिखा हुआ था, अब आपने कॉलम की शक्ल में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि पहले कॉलम, तो ये रो था, इसे कॉलम बनाया, फिर ये रो थी, इसको भी कॉलम बनाया, तो ये जी इसका ट्रांसपोज आ गया। बहुत सिंपल है। इसी तरह मैं आपको कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स था 0 1 -2। ठीक है, अब वो कह रहा है जी इसका आप ट्रांसपोज ले लें। बहुत आसान है, तो मैंने आपको आगे भी बताया कि इधर भी टी लिखें, ठीक है, और 0 1 -2 इधर भी आप टी लगा दें। दोनों तरफ आपने टी लगा दिया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ठीक है, ट्रांसपोज लेना है थर्ड स्टेप में। कैसे लेंगे, आप यहाँ पे देखें ये कॉलम की शक्ल में है। ठीक है, तो अब ये पूरा कॉलम है, तो आपने इसको रो में कन्वर्ट कर देना। बहुत आसान है, यानी ये कॉलम की शक्ल थी, आपने इसको रो में लिख देना ऐसे 1 -2, और लें जी यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी अगर कॉलम होगा तो उसको रो में कन्वर्ट कर देना, रो होगी उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देना। बहुत आसान है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल अपने पास से फ़र्ज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3, और मुझे वो कह रहा है इसका ट्रांसपोज आप फाइंड करके दें। तो बहुत आसान है, आप सबसे पहले इस पर भी टी लगा दें और इस पर भी टी लगा दें। दोनों पे आपने टी लगा दिया। तो अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना है। दूसरे स्टेप में तो आपको पता है ना दोनों पे टी लगाना है, इसका मतलब है कि हम ट्रांसपोज लेने लगे। थर्ड स्टेप में आपने ट्रांसपोज ले लेना है। ये रो की शक्ल है, बस आपने इसको कॉलम की शक्ल में लिख देना है। तो इस तरह से ये आपका जो ट्रांसपोज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब अगर हम बुक के ऊपर आएँ तो बुक के ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट दे दिए। उसमें इसने यही कहा है कि मनफी कॉलम फाइंड करें। ये आपको उसने जो है ना क्वेश्चन दिए, वो आपने जो है ना उनके साथ अलामतें चेंज कर देनी। कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए हैं। इसी तरह उसने यहाँ पे आपको ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए, देखें अब ये रो की शक्ल है, इसे कॉलम में लिख देना है, रो है कॉलम में लिख देना है, रो है कॉलम की शक्ल में। ये सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से दे दिया। अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का रह गया, और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज है ना वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें अपनी एक्सरसाइज 1.2 की, तो वो इंशाल्लाह ताला अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले उसने आपको ये बोला हुआ है कि आपने ए का ट्रांसपोज लेना है और दोबारा फिर ए का ट्रांसपोज ले लेना है, और सिंपली वो आंसर आना चाहिए ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ए जो है वो हमारे पास उसने दिया हुआ है जी 1 1 और 0 2। ये एक क्वेश्चन उसने दिया हुआ है हम लोगों को। तो अभी हम लोग जो है ना इसको अच्छे तरीके से फाइंड कर लेते जी। ठीक है जी, अच्छा जी, देखिए सबसे पहले यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जो है उसको भी मैं कर लेता हूँ, ज़रा इसको ठीक कर लूँ। तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहनत से वीडियोस बनती है, तो ये आपसे ज़रा हम्बली रिक्वेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले उसने कहा है कि ए का ट्रांसपोज लें। ओके, जो आंसर है उसका दोबारा फिर ट्रांसपोज लें, यानी कि ए की चीज़ का 2 बार ट्रांसपोज लें तो दोबारा फिर वही रकम ही आएगी। तो बड़ी सिंपल सी है, कॉमन सेंस है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये ए जो था, ठीक है, ये मैंने लिखा बराबर, ए की कीमत लिखी क्या थी 1 2 0 1, ये मैंने लिख लिया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में उसने ये कहा हुआ है कि इनका ट्रांसपोज लो। मैंने ट्रांसपोज का निशान लगाया इधर भी और इधर भी। तो जैसा कि आपको बताया था, इस स्टेप का मतलब होता है कि हम ट्रांसपोज अभी लेने लगे हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज जो है ना वो ले लेंगे इधर भी, और इधर हम ट्रांसपोज जो है ना, ये रो थी तो इसको कॉलम में लिख दिया, इसी तरह ये रो थी तो इसको हम लोगों ने कॉलम में लिख दिया। ठीक है, ये आ गया ए का ट्रांसपोज। ठीक है, उसने ये कहा हुआ है कि जब ए का ट्रांसपोज आ जाए तो दोबारा फिर उसी रकम का ट्रांसपोज लो, यानी ए के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लो। तो हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, फिर वही चीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रकम थी यानी ए का ट्रांसपोज तो आ गया था, ये कहता है इसी रकम का दोबारा फिर ट्रांसपोज लो। अब इधर भी टी लगाओ, और ये जो सामने रकम है 1 2 0 1, इधर भी आप टी लगाते हैं, यानी इधर भी इस रकम का भी टी ट्रांसपोज और इस रकम का भी हम लेने लगे, यानी इसका मतलब अभी ट्रांसपोज लेने लगे। फिर ए टी, और ये आपको पता है एज इट इज़ लिखते हैं,
यहाँ आप ट्रांसपोज ले लेंगे। ये 10 रो की शक्ल में था, 10 कॉलम की शक्ल में लिख दें। ये 21 रो की शक्ल में था और 21 हम लोगों ने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। पहले इस तरह लिखा था, अब हमने इस तरह लिख दिया। पहले इस तरह लिखा था, अब हमने इस तरह लिख दिया। तो अब अगर आप गौर करें तो ये दोबारा फिर वही रकम आ गई 1201, और ए भी किसके बराबर था 1201। इसका मतलब है इस चीज़ से हम लोगों का ये साबित हो गया, प्रूव हो गया कि जब भी हम लोग ए का डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो आंसर हमारा दोबारा फिर वही ए के बराबर ही आ जाता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह उसने आपको एक और क्वेश्चन जो है ना वो बी की शक्ल में दिया हुआ है, ठीक है। बी की उसने इसी तरह आपको एक कीमत दी हुई है, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। बी की कीमत उसने दी हुई है 11 और 20, ठीक है। तो उसने यही कहा हुआ है कि इसका भी डबल ट्रांसपोज लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले वही काम, बी के ऊपर भी टी लगा देंगे और ये जो रकम है 1210 इस पे भी टी लगा देंगे। इस स्टेप का मतलब होता है अभी ट्रांसपोज हम लेने लगे हैं। फिर अगले स्टेप में हम लोग ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने का तरीका, ये रो की शक्ल है, इसे कॉलम में लिख लें। ये रो की शक्ल है, इसे कॉलम में लिख लें। लिख लिया, लें जी। अब उसने दोबारा जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 2 बार ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। एक बार तो ले लिया, अब इसी रकम का, इस रकम का नाम है बी टी, इसका ट्रांसपोज लेना है अब आपने, ठीक है। इधर भी, और जो इसका आंसर आया हुआ है, ठीक है, उसका भी ट्रांसपोज आपने लेना है। इस स्टेप का मतलब अभी लेने लगे हैं। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, यही रकम दोबारा लिखनी है और इसका ट्रांसपोज आपने ले लेना है। पहले ये 1 2 था, इसको आपने यानी रो की शक्ल में था ना, ऐसे था, आपने कॉलम में लिख लिया। ये भी इसी तरह रो की शक्ल में था, आपने इसको कॉलम में लिख लिया। तो अगर आप गौर करें तो ये फिर वही आंसर आ गया जो बी की कीमत थी। बी की कीमत भी देखें यही थी ना 1120। तो अब हमने जब डबल ट्रांसपोज लिया तो 1120 आ गया। तो इससे एक चीज़ तो साबित होगी, और वो क्या थी कि जब भी बी का हम लोग डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो आंसर हमारा दोबारा फिर वही बी ही आ जाता है। सो हम लोगों की यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 100% एक्सरसाइज जो है ना कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक्स को ज़रूर शेयर करें, ठीक है जी। और केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं, वो भी जाके आप लें जी। थैंक यू सो मच।